देखिए, माफ़ी चाहते हैं कि वीडियो नहीं ला पाए थे आज, क्योंकि आज ड्यूटी थोड़ा ज़्यादा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि एसआई का जॉब है, कभी बहुत प्रेशर रहता है, कभी नहीं। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, मैं मेरा टाइम जहाँ तक टाइम मिलेगा हम पूरा आप लोग का करेंगे। ये जिम्मेदारी आप लोग का हम लिए थे, पूरा लिए हैं तो पूरा करेंगे। लेकिन बशर्ते आप लोग की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप साथ में अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है? देखिए, आपको एक और बता देना चाहते हैं, आपके लिए आपका सिलेक्शन उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप लोग चलते हैं मान के। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी का, देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है बता रहे हैं। सबसे पहले साइंस खत्म करना है। साइंस के साथ साथ आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी, चाहे तो साइंस और हिस्ट्री, ठीक है। ये ज्योग्राफी आपका 3 पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आता है। इसको साइंस सबसे कमजोर पार्ट होता है, आप कुछ भी पढ़ के जाते हैं कि साइंस से क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी। ठीक है, बचेगा मेरे पास जो इकोनॉमिक्स का, जो प्री में क्वेश्चन आते हैं, जो टफ सवाल माने जाते हैं। बोलोज क्या होता है, मांग का लोच क्या होता है ना। ये सब चीज हम बताएंगे आपको, अच्छे से क्लियर कर देंगे अपने एनसीईआरटी से। साथ साथ आप लोग का जो कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि सर ओल्ड पढ़े कि न्यू पढ़े, देखिए भाई, आपको पढ़ने से काम है। अगर ओल्ड नहीं मिल पा रहा है तो सुनिए, न्यू रखिए। लेकिन आपका काम जो पीडीएफ में और वीडियो से हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ हम आपको वीडियो में पढ़ाते हैं, वहाँ आपका 70 to 80% हो जाता है। ठीक, जो 20% बचा दो, जो पीडीएफ हम बना के देते हैं, वो क्या है, आपका बुक ही तो है वो। तो एक में ही हम दे देते हैं। आप लोग जो लेट से जुड़े हैं, टेलीग्राम में जुड़ जाएं। ठीक है, हम हर एक वीडियो के कमेंट में पिन कर देंगे टेलीग्राम का लिंक, आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग, एमसीक्यू भी कराया जाता है वहाँ पर, चैप्टर, हर चैप्टर जो पढ़ाते हैं उसका एमसीक्यू होता है। साथ साथ आपके पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। जो नए हों, हम एक साथ सारा प्लेलिस्ट का वीडियो हम बना के डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत तो करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको ओल्ड भी करा दूंगा, वो जो पुराना एक सबसे पहले वाला था, 2010 से पहले वाला, उसका भी मैं करा दूंगा। मेरे पास सारा बुक है। न्यू भी मैं करा दूंगा, लेकिन पहले जो महत्वपूर्ण है उसको करिए। ठीक है, तो पढ़िए आप लोग, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, इतना आप लोग से उम्मीद रखता हूं मैं। ठीक है, सपोर्ट थोड़ा सा जरूरत है आप लोग, थोड़ा इनकरेजमेंट के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये बात आती है कि हम लोग अगला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग अब पढ़ेंगे परमाणु अणु। परमाणु अणु में क्या होता है, भारतीय ग्रीक दार्शनिक, देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन आया था। ये जो महर्षि कणाद के बारे में ना, यही क्वेश्चन आया था, पहली बार परमाणु किसने विचार दिया था, यही क्वेश्चन था। उसमें उसका आंसर कणाद था। तो एनटीपीसी का ये क्वेश्चन था, जो 2019 में आया था भर्ती। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले परमाणु अणु अध्याय 3। ठीक, और यहाँ पे समझिए, भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य का, देखिए द्रव्य क्या हो गया, 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया। सबसे पहले कब हुआ था, 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व का मतलब याद करिए, जब महाजनपद का समय था। ठीक है, 600 ईसा पूर्व महाजनपद आ गया था। उस समय से लेके विचार, उस समय कनाद थे। ठीक है, इसको नोट्स बनाइए। पहली बार परमाणु का विचार किसने दिया था, महर्षि कनाद ने दी। शॉर्ट नोट्स में हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ, एक बार और बता दूंगा, लिखिएगा पहली बार, बस पहली, पहली लिख के क्या लिखिएगा, परमाणु का विचार लिख दीजिएगा, कनाद, बस। 500 ईसा पूर्व डेट भी लिख दीजिएगा ऐसे। उसके बाद लिखिएगा, आगे देखते हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा कि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, अतः एक सीमा ऐसा आएगी जो पुनः विभाजित नहीं होगा। ये तो परमाणु है। पहली बार की इस करार ने ही क्या कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब परमाणु विभाजित नहीं होगा, यही परमाणु है। क्या कहा था, देखिए, यदि हम द्रव्य को, द्रव्य यानी द्रव्य को, वो द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य यानी पदार्थ को भी द्रव्य बोलते हैं, विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। एक समय ऐसा आएगा विभाजित नहीं होगा। बाद में हालांकि आप देखे होंगे, उस समय तो इन्होंने ये कहा, बाद में हालांकि देखे होंगे परमाणु से भी छोटा कण निकला है। ठीक है, हम आगे पढ़ाएंगे उसके बारे में। ठीक है, वो जो छोटा छोटा कौन कण है। तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसी सब का भाग है ना। देखिए, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण जिन्होंने परमाणु, एक अन्य भारतीय दर्शन, सुनिए एक और चीज, एक अन्य भारतीय दार्शनिक कौन थे, पपूदा कात्यायन, लिखिएगा। इस मत को विस्तृत रूप से समझाया था कि ये कण समानतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, जो हमें द्रवों के भिन्न भिन्न रूप तक है। याद रखिए, पहले कणाद,
फिर इसी को विशिष्ट समझाया, पकुदा कहते हैं, और ये ना तो ये दिया तो मानिएगा। ठीक है, परमाणु का समझिए, परमाणु का खेला। बाद में फिर दार्शनिक, एक और दार्शनिक आया, कौन था? डेमोक्रिट्स। परमाणु चैप्टर लिखिएगा इसे करके, परमाणु एक ऐसे पॉइंट बनाइएगा, तीनों कनाद, कनाद के बाद कतायन, फिर डेमोक्रिट्स। अगर ऑप्शन में अब क्वेश्चन दे दिया इनमें से किसने परमाणु का ये जो था विचार नहीं दिया था, तो फंसा देगा ना। ये खाली याद रखना है, कनाद, कत्यायन, और एक और फिर अगला कौन थे? डेमोक्रिट्स। डेमोक्रिट्स के बारे में समझिए, डेमोक्रिट्स एवं लिपुयस। क्या था? लिपुसिप, लिपुसिपस। ठीक है, हमें द्रव्य को विभाजित करते जाए। फिर इसने क्या कहा? यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाए तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, उन्होंने इस अविभाज्य कणों को परमाणु कहा। देखिए, जो कनाद ने कहा, जो इसने कहा, उसने ये भी किया। ठीक है, लेकिन आपको इस तरह के स्टेटमेंट वाले समाज आएगा या तो बोलेगा इनमें से कौन नहीं थे परमाणु, तो याद रखिए 1 2 तीसरा में लिपोसियस। ठीक है, यही चीज कहा था सेन। 18वीं शताब्दी में जब आया, उस समय प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे, लेकिन 18वीं शताब्दी अंत तक वैज्ञानिकों ने खोज एवं यौगिकों से अलग अलग समझाया। अब यहीं पे देखिएगा, पर देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या आता है? वैज्ञानिक अंतवा एल लवेजियर। ठीक है, हम लोग लेवेजियर पढ़ते हैं। ठीक है, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। यानी हम लोग लुसेंट में पढ़े हैं ना कि रसायन का पिता किसे बोलते हैं? लेवेजियर को। तो याद रखिए, देखिए आपको वही चीज पढ़े हैं, लेकिन यही चीज यहाँ से सवाल आएगा, थोड़ा डिफरेंट बना देगा। क्या देगा? एक रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार किसने दिया था? तो लेवेजियर ने दिया था। आप लोग बोलते हैं कि सर ये सब क्वेश्चन लुसेंट में भी है, लुसेंट में भी है, लेकिन ये हम बोलना चाहते हैं कि यहीं का क्वेश्चन लुसेंट में। ठीक है, लुसेंट का बुक कोई ये नहीं है, लुसेंट में हमेशा अपडेट होते रहता है, हर एक साल जो नया क्वेश्चन बना अपडेट हुआ। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है आप लुसेंट लुसेंट बोलते हैं। एनसीईआरटी प्रमुख बुक मानी जाती है। ठीक है, आप लोग ये कहिए कि हाँ यहाँ का चीज लुसेंट में मिलता है, आप लोग उल्टा बोलते हैं लुसेंट में। यार कनेक्शन यहीं से बनेगा आपका। ठीक है, आपको इसको पढ़िए, उसके बाद लुसेंट को पढ़िए, एक बार हमको बोलिए कि कैसा लगता है आपको समझने में, और इस चीज को हम थ्योरेटिकल समझाएंगे, एक कनेक्ट डायरेक्ट करेंगे कि आखिर क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है। ठीक है, फिलहाल पढ़िए लेवेजियर एवं जोसेफ एल प्राउस्ट। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपको देखिए नहीं पता चलेगा लुसेंट में। रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया? ये क्वेश्चन है, रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया था? लेवेजियर एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने। ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम की 2 नियम दिया था। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, और दूसरा दूसरा यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, स्थिर अनुपात का नियम। पढ़े हो ना आप लोग, रटे होंगे स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, यहाँ पे पढ़े होंगे प्राउस्ट के बारे में। तो लवेजियर व अन्य वैज्ञानिक ने इस बात पर प्रकाश दिया, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इन्हीं तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो तो किसी ने इसे बनाया हो। यानी कहता है यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों से, तत्वों से मिलकर बना होता है। इसमें कहता है कि अनुपात जो होता है ना हमेशा स्थिर रहता है। हम इसके बारे में बताते हैं आपको। अगर मान लेते हैं H2O, अगर इसका 2 है तो इसका 16 है, अगर तोड़िएगा तो ये 1:8, कुछ नहीं बदलता है। यही यहाँ पे देखिए, यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इस प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। क्या अलग होगा? कोनो जल ले लीजिए, कितनों जल ले लीजिए, हमेशा उसका द्रव्यमान का जो मान स्थिर रहता है। इसी को स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, ये किसने सुझाया था? तो जोसेफ प्राउस्ट और लेवेजियर थे। ठीक है, ठीक है, हम लोग को एक ही पता है प्राउस्ट के बारे में, लेकिन यहाँ पता चला ना आपको। यही चीज मैं बोलता हूँ, एग्जामिनर का मन है वो जैसा चाहेगा वैसा आपको घुमाएगा। तो रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया था? लेवेजियर एवं जोसेफ प्राउस्ट ने। 2 गो नियम था, एक द्रव्यमान संरक्षण नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का। स्थिर अनुपात का नियम हमको लगता है क्लियर हो गया। अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? जब रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझिए फिर से, जब रासायनिक परिवर्तन होता है, ये पता है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न जब होता है तो उसका जो द्रव्यमान है ना चेंज नहीं होता है, सेम ट्यूब सेम रह जाता है। ठीक है,
देखिए कहता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जाएगा ना ही विनाश होगा। यानी कोई जब द्रव्यमान का संरक्षण होता है, ठीक है, तो इसमें क्या हम बताए थे, यहाँ पे देखिए, जब रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है ना, किसी रासायनिक द्रव्यमान का ना तो सृजन होगा ना ही विनाश होगा, जितना है उतना ही रह जाएगा, इसीलिए इसको द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहते हैं। क्लियर एक चीज। अब स्थिर अनुपात के नियम, ये कैसी नियम है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है। स्थिर अनुपात का नियम बताए थे, हम बता चुके हैं अभी। लेवेजियव अन्य वैज्ञानिक थे, प्राउस दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनता है। यौगिक बारे में पहले ही पढ़ा है। अब उसमें क्या होता है, कितनों द्रव्यमान लीजिए, अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, ये बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन और 8 हमेशा 9 में 1 और 8 रहेगा। ठीक है, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन में हाइड्रोजन का अनुपात सदैव 14:3 होता है। कैसे होता है, अमोनिया होता है N, हाइड्रोजन का H, अमोनिया एगो है, हाइड्रोजन 3 गो है, अमोनिया का क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 7 दूनी 14, तो हमेशा 14:3, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाहे अमोनिया किसी, कैसे हम किए 14 बताइए, क्योंकि द्रव्यमान हमेशा लगभग दुगुना के अर्थ होता है परमाणु का संख्या का। तो एन नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, इसका द्रव्यमान दुगुना कर दिए 14, यही अनुपात हमेशा लगभग चलता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 1 है, तो 3 गो हाइड्रोजन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यही चीज द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात नियम। उपरोक्त उदाहरण में से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। ठीक है, प्राउस ने इस नियम को इस आकार से व्यक्त किया, किसी भी व्यक्ति में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये बता ही चुके हैं, अनुपात हमेशा द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होते हैं। अब देखिए थोड़ा डाल्टन के बारे में, आगे डाल्टन ने ही आपको बताए होंगे, कि हम बताते हैं आगे, आप पढ़िए समझिए, इसका ऐसे नहीं समझिएगा। डाल्टन का समझ जन्म हुआ था 1766 में इंग्लैंड में। हम क्यों इसको हाईलाइट किए, क्योंकि एनटीपीसी के सीट में या ग्रुप डी के सीट में, जो ग्रुप डी रेलवे वाले एग्जाम देने जा रहे हैं, याद रखिए ओम के बारे में एक बार पूछा था, एक बार आइंस्टीन के बारे में पूछा था, किस देश के। ठीक है, जब वो उठाते हैं एनसीईआरटी से, वो सोचते ही नहीं है कि हम क्या उठा रहे हैं, समझ आ रहा है। इसीलिए 1808 में उन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। देखिए 1766 में जन्म हुआ और 1808 में उन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित किया। ठीक है, आप देखिए 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज के गणित, और इसके बाद ये जरूरी नहीं है, इंग्लैंड में जन्मे, 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया। क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, देखिए, एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या बोलते थे, द्रव्यमान तो है सबसे छोटा कण, ऐसा कनाद ने बोला। एक तो और था डेमेट्रियस, क्या था नाम यार भूल गया, अभी तुरंत बताए थे। देखिए एक और कौन था, डेमेक्रिटस, डेमेट्रियस बोल रहा, डेमेक्रिटस था, कात्यायन था, और एक और कनाद थे, तीनों बारे में का। उन्होंने परमाणु तक बोला एक सबसे विभाजन नहीं होगा, लेकिन डाल्टन ने कहा कि नहीं, डाल्टन के अनुसार द्रव्यमान, देखिए यहाँ पे देखिए, द्रव्यों की व्यवस्था के विचार प्रदान किया। आप बोला कि नहीं, एक द्रव्य भी विभाज्य होगा, एक दार्शनिकता माना जाता था। ठीक है, पहले क्या मानता था लोग, दार्शनिक थे जो, वो उन्होंने उसको सिद्ध नहीं कर पाया था, उन्होंने बोला था उन्होंने, लेकिन इन्होंने उसके जो दार्शनिकता माना गया, उसके वो कर दिया कि नहीं, उसको सिद्ध कर दिया उसको। सूक्ष्मतम विभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। जो पहले परमाणु नाम दिया गया था, डाल्टन ने भी उसको परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। अब देखिए बोलेगा कि डाल्टन का जो सिद्धांत था परमाणु का, किसके नियम पर आधारित था, तो रासायनिक संयोजन के आधार पर। ठीक है, याद रखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम बता दिए दोनों की युक्ति संगत व्याख्या की थी। आपको स्टेटमेंट के सवाल देखने को मिलेंगे यहाँ से कि डाल्टन ने क्या क्या किया। पहला था आधारभूत सिद्धांत दिया, ठीक है, द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया था। ठीक है, उसके बाद डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान के संरक्षण का नियम और दोनों निश्चित नियम पर युक्ति संगत व्याख्या किया। ठीक है, जो कि लेवेजियर और प्राउस्ट ने किया था।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार उससे एक और रासायनिक सिद्धांत पर सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। अब क्या कह रहा है डाल्टन, सुनिए। परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, उन्हें ही परमाणु कहते हैं। क्लियर हो गया? परमाणु समझ गए? आगे हम बताएंगे अणु परमाणु में क्या अंतर है। परमाणु डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट सवाल देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। द्रव्य मतलब पदार्थ, हम बताए ना, सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, परमाणु सिद्धांत के बारे में हम लोग जान रहे हैं। सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब देखिए, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं, ना ही विनाश होते हैं। अब देखिए, डाल्टन ने पहला तो ये कहा कि जो सभी पदार्थ है परमाणु से बन के बना होता है। ठीक है, रसायन जो आजो के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, दोनों पॉइंट लिखिएगा। फिर इसने कहा कि वह अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होगा, ना ही विनाश होगा। ठीक, अगला पार्ट देखिए, स्टेटमेंट सवाल यहीं से बनते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। ठीक, याद रखिए, जितने भी तत्व है सबका परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ये किसने कहा था? तो डाल्टन ने कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, बाद में इसका चेंज हुआ था, हालांकि यही कहा, दिए गए तत्व के सभी परमाणु, एक तत्व देखिए, एक तत्व है, मान लेते हैं कोई भी तत्व, मान लेते हैं कार्बन, मान लेते हैं, इसके जितने भी सारे परमाणु है ना, उसका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म सम का सब सेम रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु देखिए, फिर समझिए, मैं बात समझा रहे हैं। दिए गए तत्व के सही परमाणु का द्रव्यमान, जो दिए गए तत्व है, एक तत्व मान लेते हैं, कोई एक तत्व है, उसका सभी द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म समान। अगर ये वो तत्व है, हम आप समझिए, कुछ नहीं समझना है, हम बोलेंगे दिए गए एगो तत्व है, कार्बन नाइट्रोजन जो भी, इसका जो है ना सभी गुणधर्म समान होगा और साथ साथ उसका द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म समान होगा। इसमें जब एक ही तत्व है तो कुछ अलग नहीं होगा। क्लियर हो गया? रटने की जरूरत नहीं है इसको। अब इसमें कहा, देखिए यही चीज कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होता है, ऑटोमेटिक सी बात है। अगर हम बोलेंगे कार्बन का परमाणु संख्या सबका एक ही है, द्रव्यमान एक ही है, गुणधर्म एक ही है, लेकिन हम बोलेंगे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये तीनों का परमाणु संख्या अलग, द्रव्यमान अलग, कार्य भी अलग अलग कार्य करता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। गुणधर्म अलग अलग है। परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। यही बोल रहा है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, हम बोलते हैं ना, दो तत्व मिलके, दो या दो से अधिक तत्व मिलके यौगिक बनाते हैं, और पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करता है। ठीक है, तो उतना जानना नहीं, ये जानना। अब देखिए, आपको एक बार और रिपीट करना है। हम बता दिए हैं, जो भी चीज है, इसका जो एक तत्व उसका गुणधर्म सब कुछ सेम है, अलग अलग का अलग अलग है। ठीक है, अब आपको मुख्य रूप से ये जानना है, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर मापा जाता है। ठीक है, अगर पूछेगा आपको परमाणु त्रिज्या को किसमें मापते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, फेमीमीटर, जो भी हो, याद रखिएगा नैनोमीटर। आप पढ़े होंगे, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। अगर 1 मीटर पूछ लेगा बराबर कितना नैनोमीटर, तो ये जाके इधर क्या हो जाएगा, 9 मीटर। क्या लिखिएगा इधर, इधर 10⁻⁹ है ना, इधर जाके किधर चल जाएगा, 10⁻9 नैनोमीटर। क्लियर हो गया? मीटर में माइनस में, नैनोमीटर में 9 में। 1 मीटर बराबर यही बोले थे, भी देखिए 10⁻9, इसको लिख लीजिए। ठीक है, छोटे, देखिए हम आपको पहले ही बताए हैं कि हमेशा ये बॉक्स वाला सवाल उसका फेवरेट रहता है। इधर भी देखिए, 1799 के एसआई में इस तरह क्वेश्चन बॉक्स से पूछे गए, इसलिए आपसे को यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबका त्रिज्या पूछा है। तो हाइड्रोजन के त्रिज्या -10 होता है, 10⁻−10 मीटर। और जल का देखिए, हाइड्रोजन के बाद ना जल बनता है, याद रखिए, इससे तनी को बड़ा होता है। माइनस के मतलब जितना दूर जाइएगा उतना छोटा, और जितना नजदीक आइएगा उतना बड़ा। देखिए, -10 बड़ा है कि -9 बड़ा है, -9 बड़ा है। अगर 9 10 से 10 बड़ा, लेकिन -9 माइनस में हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे, हाइड्रोजन याद कर लीजिए इसको, हाइड्रोजन -10, जल का -9, हीमोग्लोबिन का -7, रेत का कण -4,
और चीटी -3 और सेब -1। एक बार और रिपीट कर देते हैं, आप लोग याद करिएगा, इसको लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन 10, जल 9, है ना, 9 जल, जलना नहीं है इसलिए याद रखिएगा 9 जल। फिर हीमोग्लोबिन अणु 8, रेत 4। ठीक है, रेत कैसे याद करिएगा, रेत 2 गो है, ठीक, 2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होता है, 4 होता है। क्लियर हो गया। ठीक, आगे देखेंगे चीटी, चीटी 3। ठीक है, तो ये कैसे याद करेंगे चीटी 3, तो चीटी तो से तो है लास्ट में, तो से 3। ठीक, सेब -1, तो सेब हम लोग देखते हैं ना कि एगो सेब जाके खाते हैं, एक बार में कैसे सेब खाते हैं, क्या ना, इसलिए सेब एक। अगर आपको याद रहेगा, देखिएगा आपसे पूछेंगे अभी याद हो जाएगा। रेत 2 दूनी 4, -4, चीटी 3, -3, सेब 1, हीमोग्लोबिन -8, जल 9 जल, है ना, -9 हाइड्रोजन, याद हो जाएगा। इस तरह आपको शिफ्ट कर, याद रखिए, आपको फेफड़ा खुद बनाना है, सेटिंग खुद करना है, किसी और का फेफड़ा याद नहीं रहता है, अपना फेफड़ा याद। तो हम तो अपने गांव का कितना आदमी का नाम पे जीके रट लिया। अब देखिए, विभिन्न तत्वों परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या है। अब देखिए, डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। अगर आपको आएगा क्वेश्चन, अब ऐसे इसलिए ना फंसाता, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है। अगर इसको पढ़े रहते ना एको बार, आप मार दीजिएगा, एको बार नहीं पढ़ने दिक्कत। अगर एग्जाम में आएगा, जिन प्रथम वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने तत्व के प्रतीक का प्रयोग अत्यंत विशेष अर्थ में किया, क्या भैया दिक्कत होगा ना। तो यही चीज है, याद रखिएगा, डाल्टन। इन्होंने क्या किया था, उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया। ठीक है, प्रतीक तत्व की निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है, अतः प्रतीक तत्व एक, प्रतीक का मतलब क्या है, निश्चित मात्रा, है ना। प्रतीक मतलब उसका पहचान करना। प्रतीक तत्व एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जिलियस ने, सुनिए, पहली बार प्रतीक किसने दिया था तत्व का, तो डाल्टन ने दिया था। लेकिन बर्जेलियस ने तत्वों के इसी प्रतीक का सुझाव दिया जिन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षर से प्रतिशत होता है। याद रखें, हम लोग पढ़ते हैं ना एच, गोल्ड को पढ़ते हैं ना AU, है ना, चांदी का AG। तो ये वाला जो नाम दिया था, ये दिया था बर्जेलियस ने। क्लियर, याद रखिएगा ये नाम। देखिए देखिए, समझिए फिर बात को, देखिए ये चीज, देखिए डाल्टन द्वारा हम पहले बोले थे, डाल्टन ने पहले सुझाव दिया था, ठीक, उसके बाद दिया है, कंफ्यूज नहीं करना। डाल्टन ने सुझाव दिया था इस चीज को, देखिए अब कैसे दिया, प्लस माइनस, हाइड्रोजन को ये कैसे दे दिया है, फास्फोरस को इसे दिया। तो याद रखिए, अगर थोड़ा ज्यादा डीपली चल जाता है ना, तो आपसे पूछ सकता है इस तरह के सिंबल, लेकिन इसको नहीं रटना है। अब मेन जानना है कि परमाणु की प्रतीक तत्व के एक परमाणु, बर्जेलियस ने तत्वों के से प्रतीक सुझाव दिया 2 अक्षरों से। याद रखिए, अक्षरों का प्रतीक का सुझाव किसने दिया था, बर्जेलियस ने। क्लियर, ये सब चीज नहीं मिलता है जल्दी कहीं। अक्सर कहा जाता है ना कि इसका जो नाम उत्पन्न हुआ, जहां पाए गए ना वहीं का नाम से। देखिए, कॉपर को हम लोग बोलते हैं ना Cu, तो साइप्रस से नाम दिया गया। ठीक है, इसीलिए इंटरनेशनल, सुनिए है ये, देखिए NTPC का सवाल, रेलवे वाले हमेशा इसको ध्यान कान खड़े कर लें। इन जो, हालांकि सब लोग रेलवे का एग्जाम देते हैं, इसलिए सभी लोग का काम आएगा। रेलवे में पूछा था IUPAC का नाम, तो शायद गलती हो जाता है वहां जाके। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको लिख लीजिए कहीं, ठीक है। हो सकता है आपको बिहार पुलिस जैसे एग्जाम में देखने को मिला। तत्वों के नाम के प्रतीक और मात्रा स्वीकृति प्रदान करती है। ठीक है, कौन, IUPAC जो है ना, यही क्या इसका जो वैज्ञानिक है, यही तत्व का प्रतीक और मात्रा को स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट दिया तो लिखिएगा, पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर और दूसरे को हमेशा छोटे अक्षर। तो AU लिखते हैं ना, AG लिखते हैं ना, तो बस याद रखिएगा। आपको वहां हो सकता दे देगा कि सोना चांदी को कैसे लिखते हैं, AG, है ना, AG इन्वेस्ट कॉइन, याद रखिए। देखिए सवाल कैसे बनते हैं, मैंने बस यही सुझाव दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जल्दी मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला, जहां से क्वेश्चन आपके आए हाल फिलहाल में SI में 122 पोस्ट में आया, 78 में आया। एक क्वेश्चन आया था रदरफोर्ड का मॉडल जो आया था, हम दिखा देते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। रदरफोर्ड का मॉडल यही आपको मिलेगा। अणु क्वेश्चन आता है, अणु क्या होता है, आयन क्या होता है, आयन से क्वेश्चन आपके आए हैं। ठीक है, तो आपको जल्द देखिए, जस्ट आपको थोड़ी देर में हम वीडियो उपलब्ध करा दे रहे हैं। ठीक है, और एक चीज, आप लोग को वीडियो को शेयर करना है, बस इतना उम्मीद आप लोग से करते हैं। वीडियो को शेयर करना है और एक अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए, जय हिंद।